इस वीडियो में पूर्णतः हम सभी जानेंगे कि महावरी या मासिक धर्म क्या है, मासिक धर्म चक्र क्या है, मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, हार्मोन कैसे कार्य करता है, अगर निषेचन हो जाए तो क्या होता है और अगर निषेचन नहीं हो पाए तो सामान्य महावरी कैसी होती है, महावरी से जुड़ी हुई समस्याएं क्या क्या हैं, एक औरत या लड़की को आमतौर पर पहली महावरी कब होती है, रजोनिवृत्ति कब शुरू होती है, आपको पैड या टेम्पोन को कितनी बार एक दिन में बदलना चाहिए, आपको कब स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेनी चाहिए यानी कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये पूर्णतः जानेंगे हम सभी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक पे ताकि अन्य लोगों को मिल सके। एक बार जब आप यौन में प्रवेश करती हैं तो आपका शरीर तेजी से परिपक्व होता है और बहुत सारे परिवर्तनों से भी गुजरता है। स्तनों का विकास होना, जघन के बाल और विशेष करके मासिक धर्म जैसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस दौरान हर लड़की के मासिक धर्म की शुरुआत होती है। हालांकि यह वास्तविक समय अलग अलग कारकों के आधार पर अलग अलग होता है। महावरी या मासिक धर्म क्या है, सबसे पहला सवाल लेते हैं हम सभी। हर महीने आपका शरीर आपके गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। इस प्रक्रिया में अंडाणु के प्रत्यारोपण की तैयारी में ऊतक और रक्त से गर्भाशय पर अंदरूनी परत बनती है। मासिक धर्म तब होता है जब यह परत गिरती है और आपके शरीर में गर्भाशय, ग्रीवा और योनि द्वारा बाहर निकलती है। इस दौरान आपको ऊतक और रक्त का स्त्राव होता है जो कि औसतन 3 से 5 दिनों तक चलता है। तो आइए अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है मासिक चक्र क्या है। मासिक चक्र हर महीने होता है जो कि महिला के शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। आपकी महावरी या फिर मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर के अगली महावरी के पहले दिन तक एक औसत मासिक धर्म चक्र यानी कि 28 से 29 दिनों का होता है। संभव है कुछ माताओं बहनों को 21 दिनों तक के लघुतर चक्र हो। ऐसी अन्य महिलाएं भी हैं जिनके मासिक चक्र की अवधि 35 दिनों से अधिक भी होती है। अगर आप सुन रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है या आपके किसी के घर में किसी को प्रॉब्लम है कि 21 दिन से पहले आ जाती है महावरी या फिर 35 दिन के बाद, तो आप इस चैनल पर दूसरे वीडियो में उसका उपाय देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए जानते हैं मासिक चक्र के दौरान क्या होता है। मासिक धर्म चक्र के 4 चरण होते हैं जो महीने की अवधि के दौरान घटित होते हैं। पहला चरण है आर्तव प्रवस्था। इस चरण में गर्भाशय में निर्मित परत टूट करके गिरने लगती है जिसके कारण रक्तस्राव शुरू हो जाता है। यह चरण 3 से 5 दिनों तक रहता है और कुछ महिलाओं में थोड़े अधिक समय तक चलता है। कई महिलाएं कुछ लक्षणों का अनुभव करती हैं जैसे कि पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, पैर में दर्द होना, मनोदशा में अस्थिरता आना, स्तनों में संवेदनशीलता, ये सब कुछ लक्षण होते हैं। इस दौरान आपको अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है और आपकी ऊर्जा में कमी हो सकती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण जिसे कुपिक चरण कहा जाता है। यह वो अवस्था है जब आपका शरीर विंडोत्सर्जन की तैयारी कर रहा होता है। FSH यानी कि कूप उत्तेजक हार्मोन, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि अंडाशय को उत्तेजित करता है और परिपक्व अंडाणु तैयार करने के लिए अग्रसरित करता है। यह प्रक्रिया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन भी छोड़ती है जो कि गर्भाशय की अंदरूनी परत को आने वाले गर्भधारण के लिए तैयार करती है। यह मोटी परत भ्रूण को पोषक तत्व और रक्त प्रदान करने के लिए निर्मित होती है। एस्ट्रोजन के स्तर में बहुत बढ़ोतरी के कारण इस समय में आप खुद को चुस्त और प्रसन्न महसूस करते हैं। आपको इस समय के दौरान कुछ सफ़ेद स्राव भी हो सकता है जो कि एक सामान्य सी बात होती है। इसके बाद तीसरा चरण आता है जिसे ओव्यूलेशन या फिर डिंबोत्सर्जन कहा जाता है। डिंबोत्सर्ग तब होता है जब अंडाशय परिपक्व अंडाणु मुक्त करता है और यह डिंबवाही नलिका के माध्यम से गर्भाशय में जाने लगता है। यह अंडाणु केवल 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। इस अवधि के भीतर यदि अंडाणु एक शुक्राणु के संपर्क में आता है तो यह निषेचित हो जाता है। यह वो दिन होता है जब आपकी प्रजनन क्षमता अपने चरम पर होती है। यदि आप इस दौरान संभोग करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप गर्भ निरोधक का उपयोग करें अगर आपको बचना है तो। इस अवधि के दौरान आपके शरीर में उत्पादित एस्ट्रोजन का
उच्च स्तर आपको ऊर्जा भाव और यहाँ तक कि आपके कामेक्षा में वृद्धि करता है। इसके बाद आता है चौथा चरण, जिसे पित्त पिंड चरण कहा जाता है। यह चरण मासिक धर्म चक्र के अंत को चिन्हित करता है। एक बार जब अंडाणु डिंब वाहिनी नलिका से नीचे और गर्भाशय के अंदर चला जाता है, तब आपका शरीर प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना शुरू कर देता है और यह गर्भाशय की अंदरूनी परत का निर्माण करता है। हालांकि अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट होने लगती है। इसके अलावा चूंकि अंडाणु के आरोपण न होने के कारण गर्भाशय को इस परत की आवश्यकता नहीं होती है और यह परत गर्भाशय से गिरने लग जाती है। यह वो समय है जब आप एक नए चक्र में प्रवेश करने वाली होती हैं। अब सवाल ये आता है कि हार्मोन कार्य कैसे करते हैं हमारे शरीर पर। मासिक धर्म चक्र अलग अलग हार्मोन द्वारा विनियमित होता है, जो कि शरीर के अलग अलग भागों से उत्पन्न होता है। गोनेडोट्रोफिन, जी हाँ, रिलीजिंग हार्मोन है ये, जिसे कि GnRH के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क के हैपाथैलेमस भाग में उत्पन्न होता है। यह अन्य हार्मोन के उत्पादन को उद्दीपित करता है, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कि LH कहा जाता है। FSH या फिर कूप उत्तेजक हार्मोन मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और अंडाशय में अंडाणु को परिपक्व या फिर तैयार होने में मदद करता है। पीयूषिका यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि में भी उत्पादित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय को अंडाणु से मुक्त करने के लिए उद्दीपित करता है। आपका अंडाशय एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जो कि यौवन के दौरान आपके शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होता है। आपके शरीर में खास करके प्रजनन चक्र के दौरान इसकी बहुत ही भूमिकाएं होती हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि अंडाशय द्वारा भी बनाया जाता है, आपके प्रजनन चक्र को नियमित बनाए रखने के साथ साथ गर्भावस्था की तैयारी की भी ये शुरुआत कर देता है। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है डिंबोत्सर्ग के दौरान। जी हाँ, डिंबोत्सर्ग के दौरान आपके शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है, जिसके कारण FSH हार्मोन में तुरंत कमी आ जाती है। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि के साथ ही FSH भी बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिंबोत्सर्ग को सक्रिय कर देता है और अंडाणु थैली से और अंडाशय से बाहर निकल जाता है। यह अंडाणु फिर डिंबवाही नलिका द्वारा पकड़ लिया जाता है। सामान्य दिनों के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में गाढ़ा स्लेम बनता है, जिसमें शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकते हैं। डिंबोत्सर्ग से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन इस गाढ़े स्लेम को बदल करके इसे पतला बनाता है। इससे शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करने के लिए तैयार करके गर्भाशय के अंदर जा पाता है। इसके बाद समय आता है डिंबोत्सर्ग के बाद का। जी हाँ, अंडाणु के मुक्त होने के बाद अंडाशय का कूप जिसमें बदल जाता है उसे पीत पिंड कहते हैं। पीत पिंड कोशिकाओं का एक पीला पिंड होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन श्लेम को फिर से गाढ़ा कर देता है और जिसके कारण शुक्राणुओं का प्रवेश निषेध हो जाता है। इस समय आप देख सकते हैं कि आपका योनि का स्त्राव गाढ़ा और चिपचिपा होता है। प्रोजेस्टेरोन रक्त और उत्तकों की एक मोटी अंदरूनी परत बना करके अंडे के आरोपण के लिए गर्भाशय की दीवारों को भी तैयार करता है। प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि के साथ ही आपके स्तनों में थोड़ा खिंचाव भी महसूस हो सकता है और आप उनमें झुनझुनाहट वाली सनसनी का अनुभव कर सकते हैं। डिंबोत्सर्ग के बाद पिट्यूटरी ग्रंथि अब और अधिक अंडाणु को परिपक्व होने से रोकने के लिए FSH हार्मोन का उत्पादन करना बंद कर देती है। अगर निषेचन हो जाए ऐसे में तो क्या करना चाहिए, ये भी सवाल आता है। जी हाँ, यदि अंडाशय से छूटा हुआ परिपक्व अंडाणु डिंबवाही नलिका में शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है तो यह गर्भाशय के अंदर जाता है और गर्भाशय की अंदरूनी परत पर प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचने में 6 से 12 दिन के बीच का समय लगता है। इस दौरान अंडाणु में सिर्फ 150 कोशिकाएं होती हैं। इस समय आप गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों को भी महसूस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ना जारी रहता है। क्या होता है अगर निषेचन नहीं हो पाए तो? यदि निषेचन नहीं हो पाता है या अंडाणु गर्भाशय की दीवार पर
सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण नहीं कर पाता है तो अंडाणु का विघटन शुरू हो जाता है, पित्त पिंड भी सिकुड़ जाता है और आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होने लग जाता है। गर्भाशय प्रोस्टाग्लैंडिस नामक एक रसायन का उत्पादन करता है जो कि गर्भाशय की तरफ होने वाली रक्त की आपूर्ति को बदल सकता है। गर्भाशय की दीवारों पर बनाई गई अंदरूनी परत को तोड़ करके गर्भाशय को संकुचित करता है। इसी समय वह परत अनिषेचित अंडाणु के साथ साथ गिरने लगती है और महावरी शुरू हो जाती है। सामान्य महावरी कैसे होती है, ये एक सवाल है। आइए अब इसको जानते हैं। सामान्य महावरी में आपकी योनि से लगभग 3 से 5 दिनों तक रक्तस्राव होता है। कुछ महिलाओं में रक्तस्राव कम या फिर अधिक समय तक चल सकता है। मासिक धर्म प्रवाह या योनि से निकलने वाले रक्त की मात्रा को भारी, मध्यम या हल्के प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह एक महिला से दूसरी महिला में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव शुरुआत के कुछ वर्षों में ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ नियमित होने लगता है। महावरी से जुड़ी हुई समस्याएं अब क्या हैं, ये जान लेते हैं। ऐंठन होती है, प्रगारत्व यानी कि PMS की समस्या होती है। दर्द और शरीर में दर्द के अलावा आपकी महावरी के साथ आने वाली कई समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि अत्यार्तव क्या है। इसमें भारी रक्तस्राव होता है जो कि 5 से 7 दिनों तक रह सकता है। अत्यार्तव एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में असंतुलन के कारण होता है। योनि में संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा में सूजन, हाइपोथायराइडिज्म, गर्भाशय में रसौली, ये सभी इसके कारण होते हैं जिसके कारण ये समस्या होती है। इसमें से कोई भी समस्या है तो आप इस चैनल पर दूसरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। खास करके रसौली के संबंध में हमने बताया हुआ है और उपाय भी। दूसरी बात की अनार्तव क्या होता है, इसे अनुपस्थित महावरी भी कहा जाता है। यहाँ अलग अलग कारणों से आपको महावरी नहीं हो पाती है। प्राथमिक अनार्तव तब होता है जब आप 16 वर्ष के होते हुए भी मासिक धर्म के शुरुआत को नहीं अनुभव कर पाते हैं। युवा अवस्था में देरी, प्रजनन प्रणाली में जन्मजात दोष या फिर पीयूष ग्रंथि में समस्या जैसे कारण आपको हो सकते हैं। ऑटो अतिक्रियता, क्षुधा अभाव, डिंब ग्रंथि पुटी, गर्भावस्था, गर्भ निरोधक को रोक देना या फिर अचानक वजन बढ़ना या कम होना, ये कारण होता है द्वितीय अनार्तव होने का। जी हाँ, इसके अलावा एक सवाल आता है कि कष्टार्तव क्या है। कष्टार्तव के कारण महावरी के दौरान आपको तीव्र दर्द का अनुभव हो सकता है। हालांकि प्रगारतव यानी कि PMS के दौरान गर्भाशय के सिकुड़ने और फैलने के दौरान ऐंठन सामान्य होती है। कष्टार्तव वाली महिलाओं को अत्यंत कष्टकारी दर्द का अनुभव होता है। यह श्रोणि की सूजन, रसौली या फिर एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय में ऊतक की असामान्य वृद्धि, इसके कारण हो सकता है आपको। तो अब सवाल यह आता है कि एक लड़की को आमतौर पर पहली महावरी कब होती है। पहली महावरी आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र के बीच शुरू होती है, लेकिन कुछ लड़कियों को यह जल्दी 10 साल की उम्र में भी हो सकती है या फिर देर से 15 या 16 की उम्र तक हो सकती है। पहली महावरी की उम्र इस बात पर भी निर्भर हो सकती है कि माँ को पहली महावरी कब हुई थी। यह भी देखा गया है कि लड़कियों में स्तनों और जघन की बाल विकसित होने के लगभग 2 साल बाद महावरी शुरू होने की संभावना होती है। सब में अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा सवाल यह आता है रजोनिवृत्ति कब शुरू होती है। एक महिला को रजोनिवृत्त तब कहा जाता है जब उसे 12 महीनों से अधिक समय तक महावरी नहीं हुई हो। महिलाओं में रजोनिवृत्ति पहुंचने की औसत आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है। हालांकि कुछ महिलाएं अपने 30 के दशक में रजोनिवृत्ति में प्रवेश करती हैं और अन्य को रजोनिवृत्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक कि वे अपने 60 के दशक में नहीं होती हैं। आपको पैड टेम्पोन को कितनी बार दिन में बदलना चाहिए। संक्रमण और बैक्टीरिया में वृद्धि होने से बचने के लिए आपको हर 4 घंटे में अपना पैड बदलने की आवश्यकता होती है। यदि आप टेम्पोन का उपयोग कर रहे हैं तो TSS या फिर विषाक्त शॉक सिंड्रोम टेम्पोन को 8 घंटे से अधिक समय तक पहनने के कारण बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त या जहर बन जाने की स्थिति से बचने के लिए इसे 8 घंटे से अधिक नहीं पहनना ही उत्तम होता है। स्पंज और मासिक धर्म के कप को अपने प्रवाह की मात्रा के आधार पर दिन में 1 या 2 बार बदला जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि वो
उत्पाद उपयोग करें जो आपके रक्तस्राव की मात्रा के लिए उपयुक्त हो। आप अलग अलग दिनों में अलग अलग उत्पादों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी महावरी आगे बढ़ती है आपके मासिक धर्म के प्रवाह में परिवर्तन भी होता है, तो इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। अब सवाल और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल कि आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श कब लेनी चाहिए। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको 15 वर्ष की आयु तक पहली महावरी नहीं हुई है, आपके स्तन विकसित नहीं हुए हैं, या फिर स्तनों के विकास के 3 वर्ष के भीतर आपको महावरी शुरू नहीं हुई है, महावरी आना 90 दिनों से अधिक समय तक एकाएक रुक गया हो, अनियमित महावरी हो गई हो, अगर आपको 7 दिनों से ज़्यादा रक्तस्राव होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जिसकी वजह से हर 2 घंटे में 1 से अधिक पैड या टेम्पोन का उपयोग करना पड़े, आपको 2 महावरियों के बीच रक्तस्राव होता हो, मासिक धर्म के दौरान गंभीर ऐंठन और दर्द होता हो, अगर आपको टेम्पोन का उपयोग करने के बाद बुखार हो गया हो, तो आपको इस स्थिति में डॉक्टर से मिलना चाहिए। मासिक धर्म एक महिला के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यह उसके शरीर को गर्भ धारण करने में सक्षम बनाता है। चूंकि आप अपने स्त्रीत्व की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका मासिक चक्र कार्य कैसे करता है, ताकि आप सजग और सुरक्षित रहें। और इसी कड़ी में हमने ये वीडियो बनाया है जानकारी मात्र के लिए, ताकि समझ होनी चाहिए, समझ होनी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूर्णतः समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन लगता है आपको या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने सवाल लिख भेजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, वो रसौली की समस्या हो या अंडे सही न बनने की समस्या हो या ओव्यूलेशन की समस्या हो, आप इस चैनल पर दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो इस चैनल पर वीडियोज हैं आपके लिए पर्याप्त, ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा कर के, और अगर कोई समस्या है आपको तो लिख भेजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर नहीं है इस चैनल पर वीडियो, तो वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।